हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, बीएफएम में से मॉड्यूल ए का चैप्टर 4 का पार्ट 7 आज देखेंगे। ये लास्ट पार्ट होगा आपका डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट का। इस चैप्टर में ये बहुत सारे टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स, इनको टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे ध्यान से समझिए, समझ भी आएगा बहुत अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इनकोटर्म्स क्या होता है इसे पहले आप समझ लीजिए, फिर इसके अंदर जो फीचर्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, सपोज करिए कि ए कोई पर्सन है और एक पर्सन बी है। ठीक है। ए ने गुड्स मंगाया, ए ने गुड्स जो है बी से मंगाया। ठीक है। गुड्स मंगाया नहीं, अभी सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या हुआ है? सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि हाँ, कौन कौन से गुड्स चाहिए, किस प्रकार के चाहिए, इससे रिलेटेड ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब क्या है कि बी जो है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे गुड्स को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, गुड्स को अपना वो तैयार कर लेता है। अब तैयार करने के बाद अब ये गुड्स जो है सो इसके फैक्ट्री में पड़ा हुआ है। अब इंतजार कर रहा है ए कि हमारे पास गुड्स कब आएगा। तो ऐसा क्या संभव हो सकता है कि जब तक ये गुड्स को नहीं पहुंचाया जाएगा ए के पास तब तक गुड्स आएगा? नहीं आ सकता है। तो अब यहाँ पे यहाँ बात ये आती है कि ये गुड्स को ए के पास कौन पहुंचाएगा? खुद से ए उस गुड्स को लाएगा या बी उस गुड्स को ए के पास पहुंचाएगा? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो सकती है कि बी जो है सो कुछ दूर तक यहाँ तक गुड्स को छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ से ए इस गुड्स को अपने पास लाएगा। हो सकता है ऐसा। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि यहाँ तक के जो चार्जेज हैं, कुछ चार्जेज को ये बियर बी करे, कुछ चार्जेज को ये करे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि कौन करेगा? तो इसके लिए तो सेल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसमें सारी बातें कही गई होगी। ठीक है। उसके आधार पे ही होगा कि गुड्स आपको हमारे फैक्ट्री तक, अपने फैक्ट्री से हमारे जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक पहुंचाना है। क्या करना है, आपको चार्जेज पे करना है कि नहीं करना है, इंपोर्टर करेगा कि एक्सपोर्टर करेगा, ये सारी चीजों का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होता है? सेल कॉन्ट्रैक्ट में तो होता है। लेकिन यहां बात ये आती है कि इस चीज को, ये जो रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इस चीज के लिए, कॉस्ट जो पे किया जाएगा, कौन करेगा, ये सारी चीजों का एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझते हैं कि जैसे एफ ओ बी लिख दिया, एफ ओ बी, तो एफ ओ बी का मतलब हो गया फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड मतलब ये बी जो है सो वो शिप तक लाएगा, शिप तक गुड्स को लाएगा और शिप में लोड करवा देगा। इसका मतलब ये होता है, एफ ओ बी का मतलब इनको टर्म में एक मीनिंग ये होता है। उसी इसका मतलब क्या हो गया कि यदि सिर्फ हम एफ ओ वी लिखते हैं तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड होगा, हर कोई जो भी एलसी में डील कर रहा है, जो भी कंट्री है, वो सारे एफ ओ बी का मतलब ये समझेगा कि गुड्स जो है वो सेलर के द्वारा जो आपका शिप है, शिप पे लोड करवाया जाएगा। ठीक है। और उसके चार्जेज वो पे करेंगे। क्या किसका मतलब? जब एफ ओ बी लिखा रहेगा। तो यही इंकोटर्म है कि जो शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें लिखी जाती है कि कौन उसे पे करेगा, कॉस्ट को, इंश्योरेंस को कौन पे करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा बाकी चीजों का। तो ये सारे जो आपके टर्म्स डिफाइन किए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यही इंको टर्म्स है। तो अब मुझे उम्मीद है कि इंको टर्म्स आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, क्या है अब इंको टर्म्स, कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जो इनको टर्म है, इनको मतलब इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स। देखिए, इंटरनेशनल मींस जो पूरे इंटरनेशनली ये आपके लागू होते हैं। कॉमर्शियल टर्म्स जो ट्रेड करते हैं उसमें से जो टर्म्स मेंशन किए गए हैं उसका मतलब क्या होता है, बस यही हमें समझना है। जिसे इनको टर्म्स कहते हैं, जो सारे टर्म्स होते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं। ये आपका 2020 में इसका रिवीजन भी कुछ किया गया है। ठीक है। आप देखिए, इसमें जो थ्योरी लिखे हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट्स आर often not aware of different trade practices in their respective countries, which can cause misunderstanding resulting in unnecessary disputes। जैसे कि कंट्री ए है, कंट्री कंट्री जो है सो मान लीजिए कि इंडिया है। ठीक है। इंडिया कंट्री है, अब दूसरा कोई कंट्री है, कोई दूसरा कंट्री है, जैसे अब मान लीजिए कि रसिया है, तो उस केस में रशिया
किसी चीज को किस प्रकार से समझता है, इंडिया उसी चीज को किस प्रकार से समझता है, तो जब ट्रेड करेगा तो उस केस में तो कॉमन चीज तो होना चाहिए ना कि हाँ किसी भी चीज को समझने के लिए कौन से वर्ड होते हैं, है ना। तो उसी वर्ड के लिए ये इनको टर्म्स होते हैं कि हाँ इस वर्ड का मतलब आपको यही समझना है, ऐसा नहीं कि इंडिया वाले कुछ और समझे और रशियन कुछ और समझे, तो ये नहीं हो इसी वजह से इनको टर्म्स आईसीसी के द्वारा मेंशन किया गया है। समझ में आ गई बात। As such, ICC published a set of international rules for interpretations of trade terms known as Incoterms। इसलिए ICC के द्वारा एक ट्रेड टर्म्स जो होंगे कि किस टर्म्स का मतलब क्या होगा, ये ICC के द्वारा पब्लिश किया जाता है जिसे ही Incoterms बोला जाता है। The ICC publications on Incoterms has been updated several times with latest version being इनको टर्म्स 2020 बीच बीच में किए जाते हैं अपडेट, जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2020 है इनको टर्म्स का। द फुल फॉर्म ऑफ इनको टर्म इज इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। देयर आर 11 इनको टर्म्स एट प्रेजेंट। टोटल जो इनको टर्म्स हैं वो कितने हैं, 11 इनको टर्म है एट प्रेजेंट, ठीक है। इनको टर्म्स अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बट नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उसी में इनको टर्म्स जो है अप्लाई किया जाता है, जो सेल एग्रीमेंट होता है, जो सेल होता है उसी में इनको टर्म्स का रोल आता है यहाँ पे। दे डील ओनली विद द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर एंड बायर। ये रिलेशनशिप जो इनको टर्म्स है वो यूज कौन करता है, किसके बीच में रिलेशंस बताता है, ये सेलर और बायर किसी चीज को किस प्रकार से इंटरप्रेट करे, कोई चीज लिखा हुआ है जो आपका इनको टर्म्स में, वो कैसे डिफाइन करे उस चीज को, ये सेलर और बायर के बीच का रिलेशन होता है, ठीक है। दीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ये 4 भाग में हम लोग इसको बांटेंगे, अभी आगे देखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इनको टर्म्स का, तो टू मेक प्रोविजंस ऑफ, क्या प्रोविजंस ये करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट ऑफ बायर एंड सेलर, कि बायर का क्या राइट है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर का क्या राइट है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज के बारे में बताता है। एलोकेशन ऑफ डिलीवरी कोस्ट, कि कौन कोस्ट को बियर करेगा, डिलीवरी कोस्ट को कहां से उठाया जाएगा, गुड्स को कहां तक रखा जाएगा सेलर के द्वारा, फिर बायर कहां से उठाएगा और कहां अपना किस प्रकार से वो लाएगा अपने डेस्टिनेशन पे, तो कौन कोस्ट बियर करेगा, इस चीज के लिए भी इनको टर्म्स यहां बताता है। आगे है कि एजम्पशंस ऑफ डिलीवरी रिस्क, कि डिलीवरी जो किया जाएगा उसका रिस्क जो है, यदि कुछ होता है बीच में उसका रिस्क बियर कौन करेगा, बायर करेगा, सेलर करेगा, तो ये सारे कंफ्यूजन ना हो, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इनको टर्म्स में मेंशन किया होता है। और जो आपका सेल एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, तो वहां पे इनको टर्म्स यूज किया जाता है और मेंशन किया जाता है कि हाँ किसी भी चीज को कौन पे करेगा, कौन रिस्क लेगा, है ना, ये सारे चीज इनको टर्म्स में डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। इनको टर्म्स ये शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं और वो जब इस मेंशन किया होता है आपका लेटर ऑफ एग्रीमेंट में, तो अंडरस्टूड होता है कि वो चीजें क्या है, क्या कह रहा है। अब जो इनको टर्म्स है फ्रेंड्स, ये आपका 11 इनको टर्म्स है, यहाँ पे हमने आपका मेंशन कर दिया है। आपका फर्स्ट है एक्स वर्क्स होता है। एक्स वर्क्स मतलब क्या हो गया कि जहां पे जो एक्सपोर्टर है, जहां गुड्स को बनाया जाता है, वो प्लेस जो होता है वो एक्स वर्क्स हो गया। ये डिपार्चर के रूप में समझाएं कि यहां से डिपार्चर होना है, ठीक है। कैरेज पेड, कैरेज पेड में से आपका जो भी सी सी से स्टार्ट है ये सारे कैरेज पेड होता है। जैसे आपका सीएफआर, सीएफआर यदि लिखा हुआ है लेटर ऑफ क्रेडिट में, इसका मतलब कोस्ट एंड फ्रेट होता है। सीआईएफ मींस कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट होता है। सीएफटी, सीपीटी मीन्स हो गया कैरेज पेड टू। सीआईपी कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। ये आपका शॉर्ट में लिखा है तो इसका मतलब ये समझ जाना है, ठीक है, कि सीएफआर है इसका मतलब कोस्ट एंड फ्रेट जो है वो पे किया जाएगा। अब किसके द्वारा पे किया, अभी हम नेक्स्ट के स्लाइड में हम अभी समझने वाले हैं। यहां सिर्फ इनको टर्म समझिए कि ये सारे इनको टर्म्स होते हैं। अब कैरेज अनपेड, अनपेड कहाँ कौन कौन से टर्म्स में, जहां भी आपका एफ लिखा हुआ है, एफ वो आपका हो गया जैसे सी एफ ए फ्री कैरियर, सी ए एफ फ्री अलोंगसाइड शिप, एफ ओ बी फ्री ऑन बोर्ड, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फ्री ऑन बोर्ड। और उसके बाद जो डेस्टिनेशन पॉइंट पे जो यूज किए जाते हैं इनको टर्म्स हैं, जैसे डीएपी डिलीवर्ड एट प्लेस, डीपीयू डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड,
DDP डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, ये सारे इनको टर्म्स है। अब ये इनको टर्म्स का यूज कैसे किया होता है, उसका क्या मतलब होता है, इसको इंटरप्रेट करके यहां पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके ये 11 इनको टर्म्स होते हैं, ध्यान से इसे देख लीजिए। फ्रेंड्स यहां पे आइए, यहां से आपका ये जो दो स्लाइड नेक्स्ट है की स्लाइड और ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। मेन आपको इस वीडियो में यही समझना है। देखिए जो गुड्स हैं वो गुड्स जो आपका ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जो इंपोर्टर के पास भेजा जाता है गुड्स, उसके लिए आपके एक तो है कि फोर इनको टर्म्स जो यूज किए जाते हैं, वो वैसे केस में जब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सी रूट से होता है। कौन सा रूट है? सी। जब आपका पानी के थ्रू, जब सी के थ्रू आपका इन डिस्पैच किया जाता है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो यहाँ पे फोर इनको टर्म्स का यूज होता है। बाकी सेवन जो है नेक्स्ट स्लाइड में, वो कोई भी मोड हो सकता है आपका, ठीक है, कोई भी मोड हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन ये जो अभी हम लोग फोर ये इनको टर्म्स पढ़ने वाले हैं, ये फोर इनको टर्म्स यूज किए जाते हैं जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सी होता है, सी के थ्रू किया जाता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या होता है। जैसे यदि आपका लिखा हुआ होता है FAS, इसका मतलब क्या हो गया? FAS मतलब हो गया, इसका फुल फॉर्म फ्री अलोंग साइड शिप। इसका मतलब फ्री अलोंग साइड शिप। अब इतना ही उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में लिख दिया, इसका मतलब समझना यह है कि सपोज करिए यहां पे इंपोर्टर ए है, यहां पे इंपोर्टर आपका बी है दूसरे कंट्री में, ठीक है। अब इंपोर्ट एक्स सॉरी ये आपका इंपोर्टर ए है और एक्सपोर्टर बी जो है वो दूसरे कंट्री में है। अब एक्सपोर्टर क्या करता है, गुड्स को प्रिपेयर करके और ये गुड्स को पहुंचा देता है कहां पे? यहां शिप लगा हुआ है, तो शिप के यहां बगल में गुड्स को रख देता है। यहां तक जो पहुंचाने वाला काम किया जाता है, तो वैसा यदि किया जाता है तो FAS कहलाता है, मींस फ्री अलोंग साइड शिप। शिप के बगल तक जो गुड्स को पहुंचाने का काम करेगा वो सेलर करेगा, इसका मतलब ये समझना है, ठीक है। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है कि सेलर विल बियर ऑल कोस्ट अप टू अलोंग साइड शिप। शिप तक पहुंचाने का जो खर्च है, पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेलर के द्वारा लिया जाएगा। तो वैसे केस में FAS वो कहलाता है, ये जो आपका बेसिस है, ठीक है। दूसरा है FOB, ये भी आपका सी रूट से होगा, क्योंकि हमने यहां पढ़ा कि ये जो फोर इनको टर्म्स इस स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं, ये सी रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो FOB यदि है, इसका मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड कहने का मतलब यहां शिप तक नहीं पहुंचाया जाएगा, शिप के अंदर जब लोड करवा दिया जाता है गुड्स को, तो उसे फ्री ऑन बोर्ड कहलाता है। और ये जो चार्जेस बियर करेंगे, इसके जो चार्जेस हैं, पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे बायर के सॉरी आपके सेलर के द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। कहां तक कि जो शिप है उसके उसमें लोड करने तक का। वही कह रहा है कि सेलर विल बियर ऑल कॉस्ट अप टू बोर्डिंग दैट इज इन द शिप, शिप के अंदर तक पहुंचाने के लिए। और जो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं वो FOB बेसिस ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला आपका है CFR। CFR क्या हो गया? कोस्ट एंड फ्रेट्स। कोस्ट एंड फ्रेट्स कौन पे करेगा? तो इसके लिए है, देखिए यहां पे आपको समझना है, सेलर जो भी मैं बोल रहा हूं वो सेलर यहां तक करेगा। ये आप समझना, दिमाग में बैठाना है कि जब भी मैं CFR बोलूं, FOB बोलूं, FAS बोलूं, मतलब सेलर जो है, जो एक्सपोर्टर है, वो उस जगह तक जो गुड्स है उसको पहुंचाने का और कोस्ट एंड फ्रेट वगैरह जो भी है उस चीज को बियर करने का काम करेगा। कहां तक? जैसे सेलर, जैसे बोले FAS मतलब हो गया कि सेलर जो है फ्री अलोंग साइड शिप तक वो गुड्स को पहुंचाएगा। FOB जैसे बोला जाए, इसका मतलब सेलर जो है वो फ्री ऑन बोर्ड तक गुड्स को पहुंचाएगा, मीन शिप में लोड तक करवाएगा। और CFR बोला जाए, इसका मतलब सेलर ही जो है वो कोस्ट एंड फ्रेट को पे करेगा, लेकिन कहां तक? तो यहां समझिए, FOB फ्री ऑन बोर्ड, जो इससे पहले वाला ये समझा, फ्री ऑन बोर्ड वहां तक गुड्स को वो लोड करवाएगा, शिप में गुड्स को तो लोड करवाएगा। जैसे देखिए अभी क्या मैंने एग्जांपल दिया था कि A आपका इंपोर्टर है, B आपका एक्सपोर्टर है, ये गुड्स को क्या करता है,
गुड्स को आपका शिप, एक तो हो गया एलोंग साइड शिप एफएस में, और एफओबी में ये गुड्स को लोड करवा देता है शिप में। लेकिन सीएफआर में क्या है कि गुड्स को लोड भी करवाएगा, प्लस सेलर विल बियर द फ्रेट चार्जेज अप टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। जो डेस्टिनेशन है, जैसे यहां तक सेलर, ये जो बायर है इसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है यहां तक है, तो यहां तक इसका क्या है, आपका कॉस्ट जो है फ्रेट का वो भी पे करेगा। ठीक है, फ्रेट चार्ज भी पे करेगा। समझ में आ रहा है, फ्रेट चार्ज भी पे करेगा। तो इसमें क्या समझा आपने सीएफआर में कि सेलर, तो एक तो एफओबी मतलब आपका जो शिप है वह उसमें लोड भी करवाएगा गुड्स को, और उसके डेस्टिनेशन पॉइंट, जो बायर के डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक का जो चार्जेज है वो भी पे करेगा सेलर। ठीक है, ये होता है सीएफआर। अब यदि सीआईएफ की बात करूं तो सीआईएफ मतलब हो गया कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो यहां पे कोस्ट भी पे करेगा फ्रेट, और आपका इंश्योरेंस भी करवाएगा। कहां तक करवाएगा, फिर वही चीज हो गया कि जो एफओबी बेसिस है, देखिए फिर से समझिए, इसको कंफ्यूज ना करिएगा। सीआईएफ मतलब हो गया कि कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये भी पे किया जाएगा किसके द्वारा, सेलर के द्वारा, क्योंकि हमने क्या बताया कि सेलर के व्यू से देखना है कि सेलर पे करेगा उस चीज को। तो क्या है सीआईएफ में कि सीएफआर प्लस सेलर विल बियर द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब सीएफआर मींस क्या हो गया, ये वाला देखिए। अब सीएफआर मींस क्या होता है कि फ्री ऑन बोर्ड, यहां तक बोर्ड में सॉरी शिप में लोड भी करवाएगा गुड्स को, उसके बाद जो इंपोर्टर के डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक का वो फ्रेट चार्ज भी पे करेगा। लेकिन सीआईएफ में फ्रेट चार्ज तो पे भी करेगा और इंश्योरेंस भी करवाएगा डेस्टिनेशन पॉइंट तक का। तो ये कहलाता है आपका सीआईएफ, जो लिखा है इसका मतलब ये है। ठीक है, तो एग्रीमेंट जो होगा सेलर और बायर के बीच एग्रीमेंट होता है, वहां लिख देता है कि गुड्स जो पहुंचाने का काम होगा वो सीआईएफ बेसिस पे होगा। इसका मतलब समझ जाना है कि सेलर ही गुड्स को प्रिपेयर करेगा, गुड्स को प्रिपेयर करके शिप पे लोड करेगा, लोड करने के बाद उसका डेस्टिनेशन पॉइंट जो होगा बायर का, वहां तक उसका इंश्योरेंस और फ्रेट चार्ज भी पे करेगा यदि सीआईएफ आपका बेसिस पे यदि वो एग्रीमेंट कर रहा है तो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये स्लाइड तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। यदि ये स्लाइड समझ में आ गया तो नेक्स्ट स्लाइड भी देखिए, नेक्स्ट स्लाइड भी समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है कि यहां जो ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम होगा वो कोई भी माध्यम हो सकता है, एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। या तो आप जो है सो ट्रक से भेजिए, एरोप्लेन से भेजिए, या फिर से पानी के थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है, जहाज शिप के थ्रू भेज रहे हैं, तो यहां कोई मोड भी हो सकता है आपका। लेकिन इससे पहले जो अभी पढ़ा आपने जो 4 इंकोटर्म्स था वो सिर्फ और सिर्फ आपका सी ट्रांसपोर्टेशन था, सी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 7 जो टर्म इनको टर्म्स है इसमें एनी मोड में, इसमें कौन कौन से हैं। पहला है आपका EXW, एक्स वर्क। एक्स वर्क्स मीन्स क्या हो गया कि गुड्स को प्रिपेयर्ड किया जाएगा सेलर के जगह पे और वहीं पे गुड्स रहता है। सेलर के इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि गुड्स को आगे वो भेजे। ठीक है, एक्स वर्क्स मतलब उसका जो फैक्ट्री है, उसका जहां पे वो काम कर रहा है वहीं तक वो गुड्स को सिर्फ प्रिपेयर करके पैकिंग करके वो रखा रहता है। देखिए क्या कह रहा है, गुड्स इज रेडी एट एक्सपोर्टर्स फैक्ट्री, वेयर हाउस है ना, वेयर हाउस या जो फैक्ट्री है वहां गुड्स पड़ा रहेगा, ऑल कॉस्ट विल बी बियर बाय बायर। अब बायर की ये जिम्मेवारी होती है कि वहां से अपना गुड्स को वो ले आए। ठीक है, तो इस तरह से सबसे आसान जो होता है सेलर के लिए फेवरेबल जो होता है वो एक्स वर्क बेसिस पे यदि एग्रीमेंट करता है तो ठीक रहता है। ठीक है, अब आगे क्या है कि एफसीए मतलब हो गया फ्री कैरियर एट। फ्री कैरियर एट मींस क्या हो गया कि सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी एंड लोडिंग टू अ नेम्ड प्लेस, अनलोडिंग बाय बायर। जहां पे बोला गया है बायर के द्वारा वहां तक जो एग्रीमेंट हुआ है वहां तक सेलर तो पहुंचाएगा, लेकिन अनलोडिंग बायर को करना पड़ेगा। अनलोडिंग नहीं करवाएगा, गुड्स को अनलोड नहीं करवाएगा। समझ में आ गया कि एफसीए का मतलब हो गया कि सेलर
गुड्स को बनाएगा, गुड्स बनाने के बाद उसे जहां तक बोला गया है उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक लोड करके वहां तक पहुंचाएगा, लेकिन वो खाली करवाने का काम बायर करेगा। ये FCA यदि है इनकोटर्म तो इसका मतलब यही होता है। अगला है फ्रेंड्स CPT। CPT मतलब हो गया कैरिज पेड टू, कहां तक कि सेलर विल बियर द ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट टू द नेम्ड प्लेस, जहां तक है वहां तक का ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट जो है सो किसके द्वारा पे किया जाएगा, सेलर के द्वारा ही पे किया जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या था, यहां पे सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी एंड लोडिंग टू अ नेम्ड प्लेस, जहां तक है वहां तक आपका लोड करके पहुंचाएगा और उसके बाद अनलोडिंग का चार्ज ये देगा बायर। लेकिन CPT मींस क्या होता है कि सेलर विल बियर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू अ नेम्ड प्लेस, वहां तक ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज होगा वो भी पे किया जाएगा। अगला है CIP। CIP क्या हो गया, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। अब इसी में जो CPT था इसमें सेलर विल बियर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इंश्योरेंस एट अ नेम प्लेस, जहां तक जो प्लेस जिस जगह तक का एग्रीमेंट हुआ है वहां तक पहुंचाने का काम जो करेगा उसमें कॉस्ट भी, इंश्योरेंस भी और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी पे किया जाएगा सेलर के द्वारा। ठीक है, अगला अब स्टार्ट होता है डी वाला। डी मींस क्या हो गया कि डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन पॉइंट तक मतलब इंपोर्टर के कंट्री तक ये बात करेगा, है ना। DAP मतलब डिलीवर्ड एट प्लेस, कौन सा प्लेस, सेलर विल बियर कॉस्ट ऑफ डिलीवरी एट प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ बायर प्लेस, जो डेस्टिनेशन है बायर का वहां तक पहुंचाएगा। बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलोडिंग एंड इंपोर्ट फॉर्मेलिटी, तो बायर अनलोड करवाएगा, अनलोड करवाने के बाद यहाँ पे आपका जो इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज है कस्टम्स डिपार्टमेंट से वो सारा काम ये करवाएगा, टैक्स वगैरह जो लगेगा वो भरेगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ भी अनलोडिंग की बात कही गई थी, यहाँ भी अनलोडिंग की बात कही गई है। यहां इंपोर्टर्स के कंट्री में वहां तक पहुंचाने का काम करेगा, लेकिन अनलोड करने का काम इंपोर्टर का होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे जो अनलोडिंग की बात हो रही है, यहां इंपोर्टर्स के कंट्री तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन कोई ऐसी जगह बताया गया है कि वहां तक आपको गुड्स को भेजना है, तो वैसी जगह तक जो है सो पहुंचाया जाएगा सेलर के द्वारा, लेकिन अनलोडिंग का काम होगा बायर के द्वारा। ठीक है, अगला है आपका DPU। पहले DAT था, लेकिन 2020 का जो रिवीजन हुआ है इसमें इनको टर्म्स में, उसमें DPU किया गया है, याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है। तो DPU का मतलब क्या होता है, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, अनलोड भी करवाना है। और पहले क्या था, डिलीवर्ड एट टर्मिनल, पहले DAT था, पहले क्या होता था, पहले जो इनको टर्म था वो DAT था, डिलीवर्ड एट टर्मिनल। और अब जो किया गया है इनको टर्म DPU, DPU मींस डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, इसका मतलब DAP पहुंचाया जाएगा इंपोर्टर्स के कंट्री तक, डेस्टिनेशन तक। ठीक है, और वहां तक पहुंचाने के बाद आपका, वहां तक पहुंचाने के बाद आपका क्या किया जाएगा, गुड्स को अनलोड भी किया जाएगा सेलर के द्वारा। यहां पे अनलोडिंग और जो कस्टम फॉर्मेलिटीज था, इंपोर्ट फॉर्मेलिटी, वो आपका बायर के द्वारा किया जाता था, लेकिन यहां अनलोड भी करवाया जाएगा सेलर के द्वारा। ठीक है, और जब DDP लिखा हो इसका मतलब हो गया कि डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, कि डिलीवरी भी करवाएगा इंपोर्टर्स की कंट्री तक, है ना, और उसके जो अनलोडिंग है वो भी चार्ज पे करेगा, और जो ड्यूटीज हैं, जो आपका टैक्स वगैरह है, इंपोर्ट ड्यूटी है, ये सारा भी काम सेलर द्वारा ही करवाया जाएगा। वही कह रहा है कि DAP मींस ये हो गया कि आपका गुड्स तो पहुंचाएगा ही उसके कंट्री तक, डेस्टिनेशन पॉइंट तक, उसके बाद क्लियर ऑल ड्यूटीज इन इंपोर्ट कंट्रीज लाइक इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, कस्टम क्लियरेंस, ये सारा सेलर करवा करके देगा। इसका मतलब सेलर के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल ये होता है और सबसे आसान आपका है ये। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये समझने के बाद लास्ट आपका जो एक पूरे चार्ट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कह रहा है। ये देखिए, ये आप समझिए, यहां से आपका ये पूरा जो है सो क्लियर हो जाता है। क्या है, ये आपका हो गया एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप ये भी आपका एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये जो हमने अभी 7 इनको टर्म्स पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ये आपका आपका है 7 इनको टर्म्स है, जिसमें कि एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और ये जो 4 इनको टर्म्स है ये आपका
सी एंड इनलैंड वाटर वे ट्रांसपोर्ट है, पानी के माध्यम से। और बाकी जो 7 है वो कोई भी माध्यम से हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे आपको और क्या समझना है, ये समझिए, एक सेकेंड। यहां पे आपको समझना है कि इनको टर्म्स, जैसे कि आपका इनको टर्म्स यहां पे लिखा हुआ है EWX, EWX है, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, एक्स वर्क्स प्लेस, जहां पे सेलर का जो वेयर हाउस है, जो फैक्ट्री है, वही आपका प्लेस है जहां पे गुड्स प्रिपेयर किया गया, गुड्स वहीं पे पड़ा हुआ है। अब वैसे केस में जो एक्सपोर्ट जो है वो, एक्सपोर्टर जो है वो पैकिंग सिर्फ करेगा, पैकेजिंग करेगा, ये सेलर का काम होगा पैकेजिंग करने का। ठीक है, और लोडिंग चार्ज जो है ये बायर देगा, डिलीवरी पोर्ट प्लेस वगैरह बायर अपना ले जाएगा, ड्यूटी पे करना है बायर करेगा, ओरिजिनल टर्मिनल चार्ज बायर करेगा, ये सारे जो बाकी जो बचते हैं ये सारे बायर्स के द्वारा किए जाएंगे। बात समझ में आ गई। उसी तरह से यदि बात हम लोग करें FCA, FCA मतलब फ्री कैरियर, फ्री कैरियर का इसका मतलब ये हो गया कि जो जगह बताया गया है दोनों के द्वारा एग्रीमेंट हुआ है बायर और सेलर के द्वारा, उसमें से सेलर तो सबसे पहले पैकेजिंग करेगा, लोडिंग चार्ज भी देगा, है ना, डिलीवरी टू प्लेस वहां तक पहुंचाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो टैक्सेस वगैरह लगा एक्सपोर्ट करने के लिए वो भी पे करेगा। उसके बाद उस जगह तक पहुंचाने के बाद सेलर का काम स्टार्ट, ये बायर का काम स्टार्ट होता है। बायर जो है सो अपने रिस्क पे वो ले जाएगा, ये सारे ओरिजिनल टर्मिनल चार्जेस जो है इसके बाद यहां पे देगा। इसका मतलब यहां तक जो होगा काम वो किसका होगा, सेलर का। उसी तरह से FAS जो आपने फ्री अलोंगसाइड समझा था, फ्री अलोंगसाइड में क्या है कि शिप तक पहुंचाया जाएगा, तो ये पैकेजिंग भी करेगा, देखिए पैकेजिंग भी करेगा, है ना, लोडिंग चार्ज भी होगा, ये सारा काम जो है सो सेलर के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद लोडिंग करने के बाद जो काम होगा वो बायर का स्टार्ट होगा। ठीक है, रिस्क जो भी है बायर के होंगे। तो इसी प्रकार की ये चार्ट में सारी चीजें जो बताई गई है वो आपको क्रिस्टल क्लियर यहां समझ आ रहा होगा। देखिए एक चीज यहां फेड किया गया है, ये इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है जब तक उसमें निगोशिएशन, ये निगोशिएबल होता है, इसमें चीजें जो है स्पष्ट होती है कि क्या करना है, इसलिए ये निगोशिएबल होता है इंश्योरेंस। जहां की आपका इंश्योरेंस यहां पे देखिए इंश्योरेंस वर्ड आता है ना, CIP इंश्योरेंस वर्ड आया, आपका CIF कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट आया। तो वैसे केस में सेलर तो पे करेगा उस चीज को, लेकिन जहां मेंशन नहीं है इंश्योरेंस का उसमें निगोशिएबल होगा कि कौन करेगा उस चीज को। ठीक है, तो इस तरह से सेलर के लिए सबसे फेवरेबल जो होता है वो आपका एक्स वर्क होता है। और उसी तरह से यदि हम बायर के लिए बोले तो बायर के लिए ये क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स पड़ा हुआ इसके बाद फिर बायर को ले जाना होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे फेवरेबल जो है सेलर के लिए वो एक्स वर्क है, और सबसे मुश्किल जो होता है वो DDP होता है जो अनफेवरेबल है। क्यों, क्योंकि इसमें डेस्टिनेशन पॉइंट तक तो पहुंचाना भी होता है इंपोर्टर का, उसके ड्यूटीज भी पे करने होते हैं, उसके चार्ज भी पे करने होते हैं, बाकी फ्रेट चार्जेज। तो ये जो होता है ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, फेवरेबल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चार्ट बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं करना है, चीजों को रटना नहीं है। जो अभी मैंने इससे पहले 2 स्लाइड हमने समझाया वो सिर्फ आप समझ लीजिए कि कौन से इनको टर्म्स का मतलब क्या होता है। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला इनको टर्म्स है वो FOB है, फ्री ऑन बोर्ड होता है। क्वेश्चन ये रहेगा कि फ्री ऑन बोर्ड में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक है, वो क्या करेगा, है ना। तो उसमें एक क्वेश्चन ऑप्शन ये रहेगा कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अलोंग साइड शिप वो गुड्स को रख देगा, है ना, उसके फिर बोलेगा कि नहीं वो उसमें लोड करवाएगा फिर अनलोडेड छोड़ेगा। ये सारी चीजों को क्वेश्चन घुमा करके आपको पूछा जा सकता है, आपको बस इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं तक आज हम रखते हैं। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर जो इससे रिलेटेड है लेटर ऑफ क्रेडिट से वो आपका समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।